मैं डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आप साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी भी परीक्षा में 75% से ऊपर नंबर चाहते हैं, बिना भटके अपने सिलेबस से जुड़ी सभी जानकारी एक ही जगह पर चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए और हमेशा हमेशा के लिए याद भी हो जाए, तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ पर हर वीडियो आपको 3 पार्ट में समझाया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सेकेंड पार्ट में आपको ये टॉपिक याद कराया जाएगा, और थर्ड पार्ट टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। और ये तीनों चीजें साथ साथ चलेंगी। तो इसीलिए एक बार फिर से मैं आप सभी से यही कहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट यूनिट हमने कवर कर लिया, जिसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी मॉडल अप्रोचेस की बात की है। ठीक है, सेकेंड यूनिट भी वीडियो आपको मिल चुका है। ये जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनके सिलेबस में हेल्थ साइकोलॉजी है, मतलब हेल्थ साइकोलॉजी का पेपर है, फिर चाहे आप बीए में हो या आप एमए में हो या आप इग्नू से कोई कोर्स कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज कोर्स कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में हेल्थ साइकोलॉजी है, तो ये वीडियोस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहली वीडियो आ चुकी है, दूसरी वीडियो में आपने यूनिट 2 के बारे में देखा, मॉडरेट्स ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस कोपिंग। थर्ड यूनिट आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट की क्लास को। तो व्यवहार और स्वास्थ्य, हेल्थ एंड बिहेवियर, आज के क्लास का टॉपिक है। ठीक है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान में यह माना जाता है कि आधुनिक समय में मृत्यु और बीमारी जो मुख्य कारण होता है, वो संक्रामक रोग नहीं, बल्कि व्यक्ति अपने व्यवहार की वजह से कई बार मृत्यु को प्राप्त करता है। ठीक है, आप खुद देखिए कि ज्यादा बहुत कम लोग होते हैं जो कैंसर से या बड़ी बीमारियों से मृत्यु हो रही है। ज्यादातर लोग जो छोटी छोटी बीमारियां लेकिन क्रॉनिक रूप में हो जाती है, और उसी से उनकी डेथ हो रही है या बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें जो दो चीज आती है, एक आपके सिलेबस में बताया गया बिहेवियरल पैथोजेंस। बिहेवियरल पैथोजेंस क्या होता है? ये व्यवहार या आदतें हैं जो बीमारी के खतरे को बढ़ाती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इन्हें स्वास्थ्य जोखिम व्यवहार भी कहा जाता है। मतलब बिहेवियर पैथोजेंस क्या होते हैं? बिहेवियर पैथोजेंस हमारी वह आदतें या हमारा व्यवहार होते हैं जो बीमारी के खतरों को बढ़ा देता है। जैसे आप देखिए कि एक पर्सन है और वो सिगरेट पीने की उसको आदत है, या एक पर्सन है उसको बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने की आदत है, वो बहुत बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाता है। तो ये उसका व्यवहार कैसा है? ये पैथोजेनिक बिहेवियर है। पैथोजेनिक बिहेवियर क्यों? क्योंकि चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे आप बर्गर खा रहे हो, या आदमी सिगरेट पी रहा है, दोनों ही चीजें क्या कर रही है? उसके अंदर बीमारी के बढ़ने के खतरे को बढ़ा दे रही है। ठीक, इसीलिए इन्हें स्वास्थ्य जोखिम व्यवहार, हेल्थ रिस्क बिहेवियर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इन आदतों से दीर्घकालिक बीमारियां कैसे उत्पन्न होती है, जैसे कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, मधुमेह हो गया, इनके खतरा बढ़ जाता है। जैसे आप देखो कि मूवीज से पहले आपको डिस्क्लेमर दिया जाता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उसमें अब देखने में तो धूम्रपान छोटी सी चीज है कि हाँ क्या हुआ, तो सिगरेट पिया, बीड़ी पिया, तंबाकू खाया, इससे क्या ही हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसी बिहेवियर है, पैथोजेनिक बिहेवियर है, कि लंबे समय में अगर वो बिहेवियर होता रहता है तो आगे चल के कैंसर,
टाइप की बीमारियां वो बना देता है। ठीक। ये व्यवहार अक्सर आनंददायक लगते हैं लेकिन शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ठीक। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ पर हम देखें एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे धूम्रपान हो गया, ये फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोगों का सबसे बड़ा कारण होता है। फिर अस्वास्थ्यकर आहार हो गया, जैसे बहुत ज्यादा फैटी चीजें खाना, बहुत ज्यादा चीनी का सेवन करना, ये सब भी क्या करता है, ये पैथोजेनिक बिहेवियर ही है। फिजिकल इनएक्टिविटी, आप आजकल देखो सबके सब ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और अगर बच्चे भी हैं तो वो मोबाइल में लगे हुए हैं, जो आउटडोर गेम्स है वो खत्म ही हो रहे हैं। तो व्यायाम न करने से क्या हो रहा है, शरीर की जो कार्य क्षमता है वो कम होती जा रही है, और ये भी कहीं ना कहीं हमें उसी ट्रैक पर लेके जा रही है। अत्यधिक शराब का सेवन करना, ये लीवर सिरोसिस और संज्ञानात्मक गिरावट का कारण बनता है। जब कोई शराब पीता है तो अगर लंबे समय तक सेवन करता है तो उसकी कॉग्निशन, जो उसका कॉग्निशन का लेवल है, जो उसको सोचने समझने का क्षमता है, वो धीरे 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 गिरती जाती है। और यौन संबंध, जैसे बहुत कल आजकल देखो बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, एसिटी, एसटीडी और एचआईवी की खतरा बढ़ जाता है। ठीक। इसी की तरह अगर हम बात करें, बिहेवियरल इमोशंस क्या होते हैं। बिहेवियरल इमोशंस क्या होते हैं, ये वैसे व्यवहार है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और रोग को कम करते हैं, जैसे पैथोजेनिक्स का जस्ट अपोजिट बिहेवियरल इमोशंस। इम्यूनोजेंस क्या है, ये वह सकारात्मक व्यवहार या आदतें हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। ठीक है। बीमारियों को रोकती है और दीर्घायु बनाती है। जैसे आपका एक छोटा सा बिहेवियर कि आप सुबह उठ के पानी पीते हो, देन फ्रेश होने जाते हो, या सुबह उठ के आप आधा घंटा योगा करते हो या 10 मिनट ही योगा करते हो, 5 मिनट टहल लेते हो, तो ये एक ऐसा बिहेवियर है जो लॉन्ग टर्म आपके करने पे वो आपके हेल्थ को इम्प्रूव ही करता जाता है। ये व्यवहार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ये भविष्य में होने वाली बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है। जैसे देखो, नियमित व्यायाम करना, ये कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, आपके हृदय को बेहतर बनाता है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हो, फलों को, सब्जियों को और पोषक तत्वों का सेवन कर रहे हो, तो ये भी शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। पर्याप्त नींद ले रहे हो, मोबाइल से दूर रह रहे हो, नियमित स्वास्थ्य की जांच करा रहे हो, और अगर आप दुर्घटना मतलब यात्रा कर रहे हो तो सीट बेल्ट, हेलमेट, इन सब का उपयोग कर रहे हो, अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हो तो। तीसरा पॉइंट है अलामेडा 7 स्टडी। अलामेडा 7 स्टडी क्या है, ये व्यवहार और स्वास्थ्य के संबंध को स्थापित करने के लिए बैलॉग और बेर्सलो ने अलामेडा काउंटी में एक प्रसिद्ध रिसर्च किया था, और उन्होंने 7 बिहेवियर बताए थे जो मृत्यु दर को काफी कम करते हैं। जैसे रात में 7 से 8 घंटे की नींद, सुबह आपका नाश्ता हैवी होना चाहिए। हम करते क्या है, हम रात का खाना हैवी लेते हैं और सुबह का खाना हम कई बार स्किप ही कर देते हैं। जैसे नाश्ता तो हम स्किप ही कर देते हैं, जबकि जो सुबह है, सुबह आपकी जठराग्नि बहुत तेज होती है। तो सुबह ही आपको जितना भी गरिष्ठ भोजन खाना है, जितना ऑयली ऑयली भोजन खाना है, वो आप सुबह ही करना चाहिए हमें। वो क्योंकि पूरे दिन हम फिर एक्टिव रहते हैं, वो हम पचा लेते हैं, हजम कर लेते हैं। भोजन के बीच में स्नैक्स ना खाना, जो आजकल चलता है कि हाँ कुरकुरे खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, बीच में फास्ट फूड खा रहे हैं, ये सब नहीं खाना। वजन को नियंत्रित रखना, नियमित व्यायाम करना, शराब का सेवन कम या बिल्कुल ना करना, ये चीजें क्या है, धूम्रपान का सेवन ना करना, ये 7 बिहेवियर्स है।
ठीक। जिनको रखने से क्या होता है कि मृत्यु दर कम हो जाती है। अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या है, सेल्फ एफिकेसी। यदि व्यक्ति को विश्वास है कि वह अपनी आदतों को बदल सकता है तो वह इमोशंस को अपनाता है। इमोशंस को अपनाता है मतलब कई बार सेल्फ एफिकेसी या रिजिलियंस जो होता है वो हमें बहुत स्ट्रांग बनाता है। लोकस ऑफ कंट्रोल, जो लोग मानते हैं कि स्वास्थ्य उनके हाथ में है, वह बेहतर स्वास्थ्य प्रदर्शित करता है। और स्ट्रेस तनाव के दौरान व्यक्ति अक्सर पैथोजेंस की ओर आकर्षित होता है। जिससे जब भी स्ट्रेस हुआ, लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐसी हादसा हुआ या कुछ भी फेलियर मिला तो तुरंत वो सिगरेट की तरफ या अल्कोहल की तरफ भागते हैं कि चलो। जो मूवीज में भी हमें वही दिखाया जा रहा है, दिल टूटा आशिक शराब पी रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये हमें उसी की तरफ ले जा रहे हैं जो हमारे हेल्थ को और ज्यादा गिराएगा। ठीक। फिर बात आती है कि कुछ ऐसी थ्योरीज की, साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो हेल्थ बिहेवियर से रिलेटेड है। जैसे स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, हेल्थ बिलीव मॉडल, HMB। ये मॉडल 1950 के दशक में हॉचबॉम और रोजेनटॉक, इसके साथ साथ कीगल्स द्वारा विकसित किया गया था। ये सबसे पुराना मॉडल में माना जाता है। और इसकी जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो मुख्य अवधारणा थी, वो ये थी कि व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी कदम तब उठाता है जब वह बीमारी के खतरे और उपचार के लाभों का मूल्यांकन करता है। व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी कदम तब उठाता है जब वह बीमारी के खतरे और उपचार के लाभों का मूल्यांकन करता है। यानी आपको अगर कोई सिम्टम्स दिखा, अगर आपको हल्का फुल्का लगा कि सर दर्द हो रहा है, तो आप तब डॉक्टर के पास जाते हो जब आपको पता होता है, आप पहले ये अंदाजा लगाते हो कि ये जो सर दर्द है, ये ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, ये ज्यादा आपको दिक्कत तो नहीं देगा। तो अगर ज्यादा दिक्कत आपको लगता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, तो आप कहते हो हाँ ठीक है, हटाओ बाद में देखेंगे। या आपको पता है कि जो हम उपचार कराएंगे उस उपचार से बहुत लाभ होने वाला है, तो भी आप उस उपचार पद्धति को अपनाते हो। अदरवाइज क्या करते हो, आप उसको इग्नोर करते हो। ठीक। ये ऐसा इस मॉडल में बताया गया। ठीक है। अब इसके मुख्य घटक क्या है, इसके मुख्य घटक की बात करें तो परसीव्ड वुल्नरेबिलिटी। परसीव्ड वुल्नरेबिलिटी, व्यक्ति को कितना विश्वास है कि उसे वह बीमारी हो सकती है। जैसे एक जो विश्वास होता है, कई बार विश्वास बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कई बार क्या, हर बार ही विश्वास बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हमें विश्वास कितना है कि क्या हम बीमार हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बार बार सोच सोच के कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, खुद बीमार हो जाते हैं। ठीक है। परसीव सीवियरिटी, व्यक्ति यह मानता है, यह मानना कि बीमारी कितनी गंभीर होगी। जैसे डायबिटीज से मेरी आंखों की रोशनी जा सकती है क्या, डायबिटीज से मैं मर सकता हूँ क्या। उसकी सीवियरिटी को किस तरीके से आप परसीव करते हो, किस तरीके से आकलन करते हो। परसीव बेनिफिट्स, क्या नया व्यवहार मुझे फायदा करेगा। जैसे आपको कोई डॉक्टर बताता है कि ये व्यवहार कर लो, व्यायाम करना स्टार्ट करो, पानी पीना स्टार्ट करो, तो कई बार हम ये सोचते हैं कि क्या ये सच में फायदा करेगा, हम करें भी फायदा भी ना करें, ऐसा वैसा। तो बहुत सारी चीजें हम सोचने लगते हैं। परसीव बैरियर्स, व्यवहार बदलने में क्या मुश्किल आएगी। जैसे जिम की जाने में, अरे यार जिम ज्वाइन तो कर ले लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा है, या डेली जाएगा कौन, अगर मैं गैप कर दिया तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ये बहुत सारे वेरिएबल्स दिमाग में अपने आप घूमने लगते हैं जैसे ही हम कोई नया व्यवहार, अच्छा व्यवहार सीखने की कोशिश करते हैं। कार्य के संकेत, बाहरी प्रभाव जैसे डॉक्टर की सलाह या किसी दोस्त की बीमारी को देखकर भी कई बार हम ये बिहेवियर अपनाते हैं, स्वास्थ्य वाले बिहेवियर अपनाते हैं। सेल्फ एफिकेसी, अपनी क्षमता पर विश्वास कि मैं बदलाव कर सकता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। यहाँ पे रोजर स्टॉक का सेल्फ बिलीव यहाँ पर ये दिखाया गया है। फिर नियोजित व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर, ये आइजैक
एजेड ने विकसित किया था और इनका मानना था कि व्यवहार का सबसे बड़ा आधार व्यक्ति का इंटेंशन होता है। हमारे किसी भी व्यवहार का सबसे बड़ा आधार उस व्यक्ति हमारा इंटेंशन होता है कि हम सामने वाली चीज के बारे में सोच कैसा रहे हैं। टुवर्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर, व्यक्ति का उस व्यवहार के परिणामों के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि सुबह उठने से सेहत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी फायदे मिलेंगे, तो आप वो सुबह उठ जाओगे। लेकिन आपका ये सोचना है, अरे यार सुबह उठूंगा, रात की नींद नहीं पूरी होगी और डेली जा नहीं पाऊंगा, पहले से ही एक धारणा बना लिए, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। बट जैसे बताया गया सेल्फ इफिकेसी, अगर आपकी सेल्फ इफिकेसी अच्छी है तो आप ये बिहेवियर जल्दी अपना लोगे। सब्जेक्टिव नॉर्म्स, व्यक्ति का यह सोचना कि उसके महत्वपूर्ण लोग उस व्यवहार को कैसे देखते हैं। जैसे आपने कुछ चेंज लाया, आप जिम जाना स्टार्ट कर दिए या आप योगा कर रहे हो, तो लोग कैसे देखेंगे? लोग उसका मजाक बनाएंगे या आपको अप्रिशिएट करेंगे? अगर आप इस चीज पे भी मतलब इस ये चीजें आपको क्या करती है कि आपको बढ़ावा देती है या आपको रोकने की कोशिश करती है, तो वहां पे इनका प्रभाव भी पड़ता है कि आप अपने बारे में कैसे सोचते हो। ठीक, अगर आपको लगता है कि फायदा करती है तो आपको जाना चाहिए वहां पे। ठीक, लोग तो कहेंगे ही, लोगों का तो काम है कहना। परसीव बिहेवियर कंट्रोल, व्यक्ति को कितना लगता है कि वह उस व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। ठीक, इंटेंशन, जब ये तीनों कारक सकारात्मक होते हैं तब मजबूत इरादा बनता है। जब ये ऊपर के ये तीनों कारक सकारात्मक होते हैं तब हमारा इरादा बनता है कि नहीं, हम जाएंगे, हम ये काम करेंगे और हमें करना चाहिए, हमें इससे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, इनका ये कहना था कि यह व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है कि वह किसी कार्य को विशिष्ट रूप से सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। उच्च सेल्फ एफिकेसी वाले लोग कठिन स्वास्थ्य लक्ष्यों को भी बेहतर तरीके से छोड़ सकते हैं। मतलब या कह लो कि कठिन स्वास्थ्य लक्ष्यों को भी बेहतर तरीके से अपना सकते हैं। जैसे अगर एक पर्सन है, सेल्फ एफिकेसी उसकी अच्छी है, तो वो धूम्रपान जैसी जटिल आदतों को भी एक झटके में छोड़ देगा। ठीक, और यह कारक एचएमबी और टीपी दोनों मॉडल का इस हिस्सा बन चुका है। जो ऊपर हमने दोनों देखे मॉडल, उन दोनों का हिस्सा ये बन गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल की। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया है प्रोजेक्ट्स का और डाई क्लेमेंट द्वारा बताया गया कि व्यवहार परिवर्तन एक झटके में नहीं होता बल्कि चरण में होता है। जैसे अभी ऊपर क्या बताया गया था सेल्फ एफिकेसी में कि आप एक झटके में ही चीजों को चेंज कर सकते हो अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी बहुत स्ट्रांग है तो। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि नहीं, इनका मानना है कि नहीं, व्यवहार को हम स्टेप बाय स्टेप आगे सुधारते हैं। जैसे प्री कंटिन्यूएशन, व्यक्ति को लगता है कि नहीं है कि उससे बदलाव करना चाहिए। कई बार लोगों को नहीं लगता है कि नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। कंटम्बरेशन, व्यक्ति समस्या को पहचानता है और अगले 6 महीनों में बदलाव के बारे में सोचता है। प्रिपरेशन, वो अगले महीने में कार्य करने की योजना बनाता है। फिर एक्शन आता है कि वो व्यवहार में वास्तविक बदलाव लाता है। जैसे कोई भी काम, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना, पढ़ाई करना स्टार्ट करना, जिम जाना स्टार्ट करना, और अगले 6 महीने तक वो उस पर फोकस बनाए रखता है, अगले 6 महीने तक जारी रखता है। रिलैप्स, कई बार वो पुराने व्यवहार में वापस लौट आता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा किसकी जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत होती है। यहाँ पर इसको देखिए समझाया गया है, एंट्री की है, फिर प्री कंटर्नेशन, कंटर्नेशन। ठीक,
यहाँ पे मेंटेनेंस फिर टर्मिनेशन कई बार वापस आ जाता है, लेकिन वापस को ना आकर हमें वहां पर फिर अगर हम उस पर टिके रहते हैं तो आगे चल के हमारे बिहेवियर में चेंज हो ही जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संज्ञानात्मक व्यवहारवादी मॉडल, कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच। कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच में क्या बताया गया है, सेल्फ मॉनिटरिंग बताई गई है कि हम अपने बिहेवियर को खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं, खुद रिकॉर्ड करके और उसको हम चेंज कर सकते हैं। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, हम यहाँ पर अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, थॉट के पैटर्न को चेंज करके अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, जिससे व्यवहार को रोकने वाली नकारात्मक विचारों, मैं कभी पतला नहीं हो सकता, इसको बदलना। इसको कैसे बदलना, कि मैं पतला हूँ, मैं पहले से ही पतला हूँ। जब ये एक पॉजिटिव थॉट्स हम लाते हैं दिमाग में, तो वो चीजें हमारे माइंड पे असर पड़ती है, और यूनिवर्स, अगर हम कहें यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक से हटके अगर बात करूँ, तो इसका असर यूनिवर्स में जाता है। अगर आप यूनिवर्स पे या भगवान में बिलीव करते हो, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझाता हूँ आपको, कि जैसे जो चीजें अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में, कोई भी चीज, जैसे आप पतला होना चाहते हो, आप टॉप करना चाहते हो, आप कुछ भी चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप पहले से उस चीज को मान सकते हो कि आपको वो चीज मिल चुकी है। जैसे इसका फायदा क्या होता है, पहले से ही थैंकफुल हो जाने का। जैसे आप मान लो कि आपके घर में अगर छोटा बच्चा है, और वो आपका नाम लेता है कि भैया ने या अंकल ने, या अंकल तो नहीं हो गए, भैया ही हो गए आप लोग, भैया या मामा ने मुझे चॉकलेट दिया, टॉफी दिया, कुछ भी दिया, जबकि आपने दिया नहीं है। आपने उस बच्चे से ना ही वादा किया था कि मैं दूंगा, और ना ही आपने उसको दिया है। बस कुछ भी नहीं किया है, बट वो फिर भी आपको आपको पहले से, मतलब आपके पास नहीं आया है, पहले से ही वो सबके पास जाके बोल रहा है कि आपने उसको दिया है, दिया है, दिया है, दिया है। और वो कह रहा है कि आपने उसको चॉकलेट दिया है, चॉकलेट बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो मतलब प्यारी क्या, बहुत टेस्टी है चॉकलेट, बहुत अच्छी है चॉकलेट। तो क्या हो रहा है कि वो आपके पास मांगने भी नहीं आया, और आपसे आपने उसको वादा भी नहीं किया था, लेकिन अगर वो सबके पास जाके तारीफ कर रहा है कि आपने चॉकलेट दिया, चॉकलेट दिया, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि आप उसको चॉकलेट दे दो, लाके उसको दे दो। आएगी ना, कि यार इतना बोल रहा है, मैंने दिया भी नहीं है, फिर भी तारीफ कर रहा है, तो लाके दे दूं इसे। तो ये क्या हुआ, वो केवल आपके लिए थैंकफुल हो गया, पहले से ही उस चीज के लिए थैंकफुल हो गया। तो आप उस चीज को लाके देने के लिए विवश हो गए। तो ऐसे ही हम, आपके अंदर करुणा आई और आपने उसको लाके दे दिया। तो ईश्वर तो करुणा का सागर है, वो तो उसके, हम कहते हैं कि वो करुणा का सागर है। तो अगर हम उसके लिए पहले से ही कोई चीज के लिए थैंकफुल हो जा रहे हैं, कि थैंक यू भगवान मुझे टॉप कराने के लिए, थैंक यू भगवान मुझे अच्छे नंबर लाने के लिए, थैंक यू भगवान मुझे ठीक करने के लिए, पहले से ही थैंकफुल हो गए। तो अगर हम पहले से ही थैंकफुल हो जाएंगे, तो वो भी तो हमें वो चीज दे देगा ना। ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ साथ थैंकफुल भी हो जाएंगे, तो वो उसका प्रभाव दुगना हो जाएगा। ठीक। वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। फिर स्वास्थ्य व्यवहार में परिवर्तन, परिवर्तन कैसे लाते हैं हम, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज करके कई बार परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो भी आपकी सोच को बदलना, सोच के तरीके को बदलना, सेल्फ मॉनिटरिंग करके, स्टिमुलस कंट्रोल करके, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करके। जैसे मैं कभी वजन कम नहीं कर पाऊंगा, इसको बदलकर क्या बोलना, कि मैं हर दिन बेहतर कर रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। या जो तरीका मैंने बताया, उस तरीके को भी आप अपना सकते हो। ठीक। व्यवहारिक रणनीतियाँ, सेल्फ रीइंफोर्समेंट, इसमें आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके उनको आगे बढ़ा सकते हो, निगेटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा। जैसे पॉजिटिव निगेटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब जैसे मान लो कि आपको किसी को बिहेवियर, अपने आप को ही मान लो, आप कुछ जब भी अच्छा कर रहे हो तो आपको एक रिवॉर्ड दे दो, आप चॉकलेट दे दो, या आप कुछ अच्छी मूवी देख लो, या आप कहीं घूमने जाओ। और जब भी आप, जैसे आपको कोई काम करना है, कि आपको पढ़ाई करना है और आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आपने एक अलार्म लगा लिया, उसमें बार बार आवाज आ रही है, आपने ही वॉइस में रिकॉर्ड कर लिया अलार्म को कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। और वो अलार्म तब तक बजे
जब तक कि आप पढ़ के उसको खत्म नहीं कर दे रहे हो। तो जब आप खत्म कर दे रहे हो तो आपने वो अलार्म को बंद कर दिया। तो ये एक निगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल हो गया कि वो निगेटिव चीज को हटा दिया। निगेटिव चीज क्या थी कि आप बार बार वो डिस्टर्ब कर रहा था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब आपने पढ़ लिया तो अपने आप हट गया। फिर सोशल एंड इन्वायरमेंटल सपोर्ट। सोशल और इन्वायरमेंटल सपोर्ट भी काफी मायने रखता है। सोशल इंजीनियरिंग, इसमें समाज द्वारा, सरकार द्वारा ऐसे बदलाव किए जाते हैं जो स्वास्थ्य व्यवहार को आसान बनाए। जैसे सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया, जंक फूड पर कंट्रोल किया गया, और पार्क वार्क में जिम स्थापित किया गया जिससे फ्री में भी लोग जिम कर सके। परिवर्तन के चरण अभी हमने देखा, वही चरण यहाँ पे फिर से बताए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये चीजें देखी। उसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य संवर्धन के बारे में। स्वास्थ्य संवर्धन क्या होता है? स्वास्थ्य संवर्धन वह प्रक्रिया है जो लोग अपना कर अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण करते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। उससे आपका स्वास्थ्य और सुधरता है। ठीक। इसका महत्व तो आप देख लीजिए यहाँ पर। ये आसानी से पढ़ के भी समझ सकते हो, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको। स्वास्थ्य संवर्धन के तरीके। व्यक्तिगत स्तर पर आप क्या कर सकते हो? व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को डराकर, जैसे सिगरेट के पैकेट पर कैंसर तस्वीर, व्यवहार बदलने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कई बार जब बहुत ज्यादा डर हो जाता है तो डिनायल की स्थिति पैदा करता है कि ठीक है, नहीं करेंगे, जाओ, हो जाने दो जो हो रहा है। ठीक। संदेश को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करना। व्यायाम करने से आप ऊर्जावान महसूस करोगे, व्यायाम न करने से हृदय रोग का खतरा बढ़ेगा। इस तरीके से शैक्षिक और सूचना तकनीकों द्वारा, मास मीडिया, आप इनका उपयोग करके मतलब जागरूकता फैलाई जाती है। हेल्थ एजुकेशन, इसके द्वारा भी हेल्थ के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। और कानूनी तौर पर भी इन चीजों का उपयोग किया जाता है ताकि लोग जागरूक हो और अपने हेल्थ को सुधार सके। ठीक है। स्वास्थ्य संवर्धन के विभिन्न क्षेत्र, किस किस क्षेत्रों में जरूरी है, ये चीजें यहाँ पर हम देख रहे हैं। कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? बाधाएं जैसे इंडिविजुअल बैरियर, आदतें बहुत, मतलब वो पुरानी आदत है, जल्दी छूट नहीं रही है, तो उसमें टाइम लगता है। इन्वायरमेंटल, स्वास्थ्य, जो भोजन है, स्वस्थ भोजन है, वो महंगा हो रहा है। फास्ट फूड, ये सारी चीजें सस्ती है, आसानी से लोग खा लेते हैं। तो ये चीजें हैं। फिर भविष्य में क्या क्या चुनौती आती है? एजिंग पॉपुलेशन, बुजुर्गों की क्या हो रही है, बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। हेल्थ में जो इनइक्वालिटीज है उसको खत्म करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। इस तरीके से इन चीजों को यूज करके हम अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट 4, यूनिट थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 4 की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।